हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ क्वेश्चन लेके जो सीटेट के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इसके पहले मैंने 6 से 7 वीडियो क्वेश्चन के पहले भी अपलोड कर रखे हैं। अगर आप बेसिक से चीज़ों को समझना चाहते हैं और क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को देखना चाहते हैं कि आप कितने तैयार हैं आने वाले सीटेट के लिए, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका क्वेश्चन जो है, निम्न में से किसके लिए फ्रोबेल प्रसिद्ध है। तो फ्रोबेल एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। इनका नाम आपने मनोविज्ञान के पहले या दूसरे ही चैप्टर में, आई थिंक पहले ही चैप्टर में आपने देखा होगा। फ्रोबेल जी ने क्या किया है? फ्रोबेल जी ने मनोविज्ञान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को अगर कहा जाए तो बहुत ही खास तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करी है। और इन्होंने, फ्रोबेल जी ने शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चों के लिए, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए बहुत से पढ़ाने की विधियों को लेकर इन्होंने बहुत सी विधियों का इन्होंने निर्माण किया हुआ है, जिसमें से देख लेते हैं। पहले ऑप्शन हम क्या है, एजुकेशन ऑफ मैन। इन्हें एजुकेशन ऑफ मैन कहा जाता था। ये बिल्कुल ही क्लियर है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा ऑप्शन खेल विधि। इन्होंने ही, फ्रोबेल जी ने ही एजुकेशन साइकोलॉजी में, शिक्षा मनोविज्ञान में खेल विधि का जो है आयोजन इन्होंने ही किया था और किंडरगार्टन विधि भी इन्होंने ही लाई थी। तो हम तीनों ऑप्शन सही है, तो तीनों ऑप्शन को तो एक साथ सही कर नहीं सकते, तो उपरोक्त सभी है आपका, और जिसमें से आपका ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं, इन तीनों ऑप्शन में से कोई न कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के जो है सीटेट में बहुत बार पूछा गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखते हैं तो। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स आपने थोड़ी सी भी तैयारी कर रखी होगी सीटेट से के रिलेटेड से, तो ये क्वेश्चन इतने इजी हैं। और मैंने अभी जो है सिद्धांतों पर क्वेश्चन नहीं मैं ला पाई हूँ, लेकिन आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं सिद्धांतों से रिलेटेड क्वेश्चन लाऊं, ताकि उसमें जो व्याख्या है, हम 5 ही क्वेश्चन करें, 10 क्वेश्चन ही करें, लेकिन अच्छे क्वेश्चन करें, समझ के और आराम आराम से उसको हल करें। तो देखते हैं हार्मिकवाद। हार्मिक नहीं है, ये है होर्मिक। ये इसको आप होर्मिक बना लीजिएगा। ये होर्मिक शब्द मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से जुड़ा है? तो मैं संप्रदाय का मतलब फ्रेंड्स आपको बता दूं, यहाँ संप्रदाय का मतलब है स्कूल। संप्रदाय का मतलब है स्कूल। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दी है। इसमें से जो सबसे पहला, मैं आपको बता देना चाहूँगी, सबसे पहला जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है या संप्रदाय है मनोविज्ञान का, वो है आपका संरचनावाद। ये मैं इससे रिलेट करके बता रही हूँ, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ये मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये सबसे पहला संप्रदाय है आपका, और संरचनावाद को मैं बता दूँ, संरचनावाद को आपके विलियम जेम्स साहब ने इसकी स्थापना की थी। विलियम जेम्स साहब ने। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। चलिए आगे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 22 का क्या है? होर्मिक शब्द जो है वो किस मनोविज्ञान से रिलेटेड है, संप्रदाय से रिलेटेड है? वो है आपका उद्देश्यवाद। उद्देश्यवाद के जनक कौन है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल मैं इन तीनों लोगों का, मैं आपको इनके जो है जनक बता देती हूँ। कहने का मतलब है कि इन संप्रदाय का स्थापना किन लोगों ने किया, मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, मानवतावाद के जो हैं वो हैं मैस्लो साहब। इनका नाम आप बखूबी जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से।
तीसरा जो है संरचनावाद का मैंने बता दिया, विलियम जेम्स हैं। और मनोविश्लेषणवाद के तो बहुत फेमस है, इनको कौन नहीं जानता, ये हैं आपके फ्रायड साहब। फ्रायड जी ने, जिन्होंने हमारे अचेतन मन के बारे में पढ़ा और अर्धचेतन, अवचेतन, अचेतन के मन के बारे में इन्होंने बताया है। इनके बारे में मैं और डिटेल वीडियो लाऊंगी, इन सभी लोगों के बारे में, ताकि आपको चीज़ें समझने में ज़्यादा दिक्कत न हो। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखिए 23वां क्वेश्चन है आपका कि शैशवावस्था में बालक में सर्वाधिक सक्रिय संवेग होता है। संवेग जो दिए हैं वो हैं आपके मैकडोगल साहब। मैं अपने हर वीडियो में लगभग एक ऐसे क्वेश्चन लेती हूँ जो मैं आपको अलग से बता सकूँ। तो मैकडोगल साहब ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत को दिया है, जिन्होंने इनमें बहुत से संवेगों के बारे में बात करी हुई है, मैकडोगल साहब ने। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में किस चीज़ का संवेग होता है बच्चे में? क्रोध का होता है, भय का होता है, डर का होता है, रोना का होता है। तो भय मतलब आप ये भय और डर में अंतर समझिए। डर वो होता है जब किसी चीज़ को बच्चा देख के डर जाए, उसे डर हो जाए कि मतलब ये जो इंसान है या ये जो वस्तु है इसको नहीं छूना है, इस इंसान के सामने नहीं जाना है, वो बच्चा अंदर से डर जाए, ऐसा कुछ। लेकिन भय जो होता है वो आंतरिक होता है, वो बच्चा चेहरे पे अपने नहीं ला पाता है कहीं न कहीं। भय का मतलब है कि आप आसानी से उसको व्यक्त न कर पाएँ। डर जो होती है, हम कहीं न कहीं वो उस चीज़ को कह देते हैं कि हाँ जो है ये इस चीज़ से हमें डर लगता है ना, हम इस काम को नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी काम हो। कुछ बच्चों को रीडिंग से डर लगती है तो राइटिंग से डर लगती है, कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स से डर लगता है। हम व्यक्तियों में तो ऐसा होता है, कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं, तो बहुत सारे ऐसे डर होते हैं। लेकिन भय जो होता है वो डर से अलग होता है। तो शैशवावस्था में मैं आपको आंसर बता देना चाहती हूँ, वो दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा भय। क्योंकि आप देखते हैं छोटा बच्चा जब अपनी माँ को नहीं देखता है सामने, वो बहुत तेज़ से रोने लगता है। उस बच्चे को ये भय हो जाता है कि अब हमारी मम्मा नहीं आने वाली है, मतलब कि मम्मा अब गायब है। क्योंकि शैशवावस्था में वस्तु अस्थायित्व नहीं होता है। जो चीज़ें बच्चों के आँखों से ओझल हो जाती हैं, उन्हें लगता है कि ये तो खो गई, अब ये हमारी चीज़ नहीं है। तो शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा बच्चों को हो जाता है क्या? वो है भय। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। वाटसन के अनुसार निम्न में से कौन सा संवेग जन्मजात शिशु में होते हैं? तो यहाँ पे आप रोना लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रोना एक ऑप्शन था जो नहीं हो पाया है। तो वाटसन के अनुसार, वाटसन जी जो हैं व्यवहारवाद के जनक, आपके बहुत ही फेमस जो हैं ये हुए, जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के रुख को बदल दिया। देखिए, तो वाटसन जो है वो आप याद रखिएगा कि वाटसन जो है वो है आपके व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद के जनक हैं ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो देख लेते हैं आपका आंसर क्या है पहले। तो ये लग नहीं रहा, चलिए रोना यहाँ पे आप फ्रेंड्स कर लीजिए ताकि अच्छे से आप समझ पाएँ रोना, ठीक है। तो वाटसन जी ने कहा है कि एक छोटे से बच्चे में भय भी होता है, बच्चा रोता भी है, मूल प्रवृत्ति है, मैकडोगल जी कहते हैं, और उसमें प्रेम भी होता है। ठीक, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये तीनों चीज़ें जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पाई जाती है। तो ऑप्शन चौथा हो जाएगा सही, ये सभी। वाटसन के अनुसार ये तीनों संवेग जो हैं बच्चों में, जन्मजात शिशु में पाए जाते हैं। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जीवन का संचयी काल है, मतलब ऐसा काल जिसको बहुत ही संभाल के रखा जाता है। संचयी काल, बहुत संजो के रखा जाता है, और उसकी यादें तो बहुत ही समझ लीजिए यादगार होती हैं ना। अब अगर आप किशोरावस्था को देखेंगे तो किशोरावस्था की कुछ ऐसी यादें होती हैं जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते। जैसे हाई स्कूल में हमारा कम नंबर आना, स्पोर्ट में हम पीछे रह जाते हैं, और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते। तो हम किशोरावस्था की सभी यादों को संजो के नहीं रख पाते। लेकिन बाल्यावस्था और शैशवावस्था कुछ ऐसी यादें हैं जिनको हम बहुत ही संजो के रखते हैं। तो
शैशवावस्था, बाल्यावस्था में आप बताइए कि शैशवावस्था होगा या बाल्यावस्था होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बाल्यावस्था चूज़ कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि बाल्यावस्था हम मानते हैं कि बाल्यावस्था हमें कभी नहीं भूलती, कुछ चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। लेकिन शैशवावस्था ऐसा है जिसको एकदम संजो के रखा जाता है। समझ लीजिए कि वो हमारा जितने भी बचपन की यादें होती हैं, जब हम शैशवावस्था में बहुत छोटे होते हैं, 1 साल के अंदर ही, जब 6-7 महीने के होते हैं, तो पूरा परिवार संजो के रखता है बच्चों को। तो संचयी काल शैशवावस्था में होता है। जीवन का संचयी काल जो कहते हैं उसको शैशवावस्था को कहते हैं। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता का चरण नहीं है आयोजन, उद्भवन, सत्यापन और आलोचना। सृजनात्मकता मैंने बताया है, इसकी इंग्लिश अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती है तो आप इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, क्रिएटिविटी ना, क्रिएटिविटी, रचनावाद। सृजनात्मकता को सबसे ज़्यादा महत्व कौन लोग देते हैं? रचनावादी लोग देते हैं। तो देखिए, जो रचनावादी बच्चे होते हैं, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, जो कुछ नया सोचते हैं, वे बच्चे आयोजन करने में बहुत तेज़ होते हैं, कि वो सोचते हैं कि कोई चीज़ से हमारे सामने आए और हम उसमें कुछ क्रिएटिव करें, कुछ अलग तरीके से करें, हर क्लास, पूरे क्लास में सबसे अलग करें। तो प्रतिभाशाली बालक जो क्रिएटिव बच्चा होता है। उद्भवन, उद्भवन मतलब उसमें कुछ नया ढूंढते हैं। सत्यापन, और जो नया ढूंढते हैं उसको सत्य करके भी प्रूव करके दिखाते हैं। लेकिन सृजनात्मकता का चरण जो है वो नहीं है, वो है आलोचना। आलोचना जो है आपका, वो सृजनात्मकता का चरण नहीं है। और मैं बता दूं, सृजनात्मकता के जो चरण हैं वो हैं आपके 4। इसमें से पहला है आयोजन, उद्भवन, सत्यापन। चौथा आप ये लिख लीजिए कि चौथा है आपका जो है वो है उद्भाषण। उद्भाषण आप समझ रहे होंगे, जो बच्चा चीज़ों को क्लियर करने के लिए अपने आप से बात करता है। अपने आप से निजी वार्ता को करने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग राय दी है। इसके बारे में हम आगे देख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए, सृजनात्मकता के चरण के प्रकार नहीं दिया है, यहाँ सिर्फ क्रिएटिविटी के प्रकार दिया है, सृजनात्मकता के प्रकार दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में वो सृजनात्मकता के चरण के बारे में पूछा था। तो यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता देती हूँ, ये हैं आपके 3। आई होप बात मेरी क्लियर होगी। इनके बारे में डिटेल जानना है तो आप अगली वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल में मनोविज्ञान से रिलेटेड करके चीज़ों को समझाई हुई है। चलिए आगे देखते हैं। स्किनर के, यहाँ पे स्किनर कर लीजिएगा आप लोग। स्किनर के भाषा विकास की पहली अवस्था है। स्किनर की भाषा विकास की पहली अवस्था है। यहाँ पे अनुकरण 2 बार हो गया है, आप इसको संरक्षण बना लीजिए, ठीक है, संरक्षण। लेकिन इसमें से जो पहली अवस्था होती है वो होती है आपकी, उन्होंने बताया है सबलीकरण। उन्होंने बताया है कि सबलीकरण जो है वो स्किनर के भाषा विकास की पहली अवस्था है। स्किनर के भाषा विकास के बारे में फ्रेंड्स जानना है तो आप मेरी वीडियोस ज़रूर चेक करें। मैंने बहुत ही डिटेल में स्किनर के भाषा विकास के बारे में बताया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, जो है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि सामूहिक अवचेतन का सिद्धांत दिया है। सामूहिक अवचेतन की बात हो रही है। यहाँ सिर्फ अवचेतन या अर्धचेतन की बात नहीं हो रही है, यहाँ सामूहिक अवचेतन की बात हो रही है, वो भी सामूहिक अवचेतन का सिद्धांत की बात हो रही है। इसलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्या है। देखिए यहाँ पे स्किनर है, स्किनर साहब हैं। पावलाव नहीं, स्किनर नहीं, यहाँ तक कि फ्रायड अगर लगा रहे हैं तो नहीं। फ्रायड ने सामूहिक अवचेतन का सिद्धांत नहीं दिया है, इन्होंने तो अवचेतन बताया है, इन्होंने तो अर्धचेतन, अवचेतन, अचेतन बताया है, तो फ्रायड नहीं है। इसके सबसे परफेक्ट आंसर जो है वो है आपके युंग साहब। युंग साहब ने ही सामूहिक अवचेतन का सिद्धांत दिया हुआ है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड, जो आपको ज़रूर देखने चाहिए, जो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में 1 नंबर तो पक्का दिलाते हैं। देखिए, अल्बर्ट बंडूरा साहब को कौन नहीं जाता। ये मनोविज्ञान के बहुत ही कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें हम भूल नहीं सकते। अगर हम सीटेट में हमको
पासिंग मार्क लाना है सीडीपी में, तो हमें इन नामों को तो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से दोहरा लेना चाहिए। इनके सिद्धांतों को, इनके भाषा विकास को, इनके कुछ परिभाषाओं को ज़रूर देख लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अल्बर्ट बंडोरा के सामाजिक अधिगम की अवस्थाएं हैं, क्या हैं? अवधान, अवधान मतलब रुकावट। उत्पादन मतलब समस्या आने के बाद हम कुछ नया सोच के क्या कुछ नया करें। उसके बाद प्रेरक, कि जो प्रेरणा मिल रही है वो हम कहाँ से है। कोई हम जैसे किसी को देख के हम प्रेरणा हमको मिल रही है, या किसी का हमने अपने घर में परिवार में देख के चीज़ों को सीखा है। तो रुकावट आना, और रुकावट के बाद उसमें कुछ नई चीज़ अपने जोड़ के उस समाधान को निकालना, और वो समाधान करने की प्रेरणा हमको कहाँ से मिली है। जैसे हमें शिक्षक, आप सभी लोगों को शिक्षक हमें बनना है, तो हमें शिक्षक बनने की प्रेरणा कहीं से तो मिली होगी। और कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कहीं से तो उसने डॉक्टर बनने की प्रेरणा ली होगी। तो इनमें से सभी जो है वो सामाजिक अधिगम की अवस्थाएं हैं, जिन्होंने अल्बर्ट बंडोरा ने इसको दिया है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आज की वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे और बिना समय गंवाए आप अपनी तैयारी को चेक कर सकें, चीज़ों को बेसिक से समझ सकें। आने वाली अगली वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।